हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 6 का सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, आपकी सपोर्ट की ना हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग ये वीडियो अपने जितने भी दोस्त है सबको शेयर कर दो, उनको भी कह दो सब्सक्राइब कर ले और आप भी सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे अकाउंट, स्टैट्स, इको और ओसीएम सबके आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। एज वेल एज आपके कोई भी डाउट होंगे ना, वो डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। तो बैच में कैसे ज्वाइन होना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखिए हमारे ऐप की, आप जाके डाउनलोड कीजिए, या तो आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए यूजीटी, वहां पे जाके भी आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग पढ़ेंगे गाला पेपर 6 का सेक्शन सी। तो सेक्शन सी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 31 देके रखा हुआ है, गिव द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ्स। तो डायग्राम और ग्राफ के डिफरेंस बताना है। जब हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे ना तो चल जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या देके रखा है, व्हेन डेटा इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जब डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो तो उस टाइम पे डायग्राम्स को बनाया जाता है। ये डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यानी कि हम खुद समझ सकते हो ना, वैसी सिचुएशन में डायग्राम्स को बनाया जाता है, वैसा डेटा के लिए डायग्राम को बनाया जाता है। और जब डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2, अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि डायग्राम हम तब बनाते हैं जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा हो। अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे 0 से 10, फिर ठीक है 10 से 15, फिर 15 टू 23, ठीक है 23 टू 35। तो आप देख रहे हो सबके बीच में गैप इक्वल नहीं है, तो इसको डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो ऐसा जब डेटा होता है उसके लिए अपने बनाते हैं डायग्राम, और जो ग्राफ होता है वो किस डेटा के लिए प्रेजेंट किया जाता है, जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, इस तरह का जो डेटा होता है ना, उसके लिए हम लोग बनाते हैं ग्राफ, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्लियर हो गया। तो ये अपने ने 2 पॉइंट पढ़ लिए क्वेश्चन 31 के। देन आगे बढ़ता है क्वेश्चन 32। क्या देके रखा है, गिव द क्वेश्चन एरियाज इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कौन से क्वेश्चन एरियाज है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करने के। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, लिमिटेशंस दिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। तो पहला है, इट इज एड इन स्टडिंग। देखो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ना हमको पढ़ाई में मदद कर सकती है, बट नॉट अ स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ। पर वो खुद एक स्टडी मटेरियल नहीं है, बस सिर्फ हेल्प करता है। दूसरा, इट हेल्प्स टू मेक स्टडी इजियर एंड फास्टर। हाँ, ये बात है, कंप्यूटर की मदद से हम लोग हमारी पढ़ाई को बहुत इजी और फास्टर कर सकते हैं, बट जो प्रोसेस है पढ़ाई की उसको कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लियर। इफ वी डोंट यूज द राइट कमांड, अगर मैं सही कमांड नहीं डालूंगा कंप्यूटर में तो क्या होगा, मैं अपना मटेरियल खो बैठूंगा। ठीक है, मैं अपना मटेरियल लूज कर दूंगा। फोर्थ है, इफ वी डू नॉट नो द करेक्ट फॉर्मूला इन कमांड। अगर मैं करेक्ट फॉर्मूला और कमांड को नहीं जानता तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो ग्राफ और डायग्राम्स है वो गलत बने, हमारा डेटा प्रोसेसिंग गलत हो जाए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस है जो आपको याद रखना है। पहला आपने ने पढ़ा, ये स्टडी मटेरियल खुद नहीं है। ठीक है, ये हेल्प करता है, ये कभी भी प्रोसेस जो है पढ़ाई की उसको नहीं हटा सकता। तीसरा, सही कमांड नहीं डाला तो अपना डेटा खो सकता है, डिलीट हो सकता है। और चौथा, अगर सही फॉर्मूला का पता नहीं है, नहीं डाला सही फॉर्मूला, तो अपना जो ग्राफ है वो इनकरेक्ट बनेगा। बोलो क्लियर है। तो 4 पॉइंट लिखने से आपको 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर डू द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस अकर। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर डाइजेस्ट से लिया हुआ है। ठीक है, कि उसमें प्रॉपर देके रखा हुआ था। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये चेंजेस होते क्या है। तो देखो, क्वांटिटेटिव चेंजेस में देके रखा हुआ है, विथ इंक्रीज इन स्किल पॉपुलेशन एंड सेविंग लेबर एंड कैपिटल इंक्रीजेस। अब देखो, क्वांटिटेटिव के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि लेबर जो है वो बढ़ता है, सेविंग्स बढ़ती है, कैपिटल बढ़ता है, और लॉन्ग रन के अंदर जो रियल इनकम है वो भी बढ़ती है और प्रोडक्शन भी ग्रो होता है। बट आपको इसमें ना थोड़ा, मैंने देखो डाइजेस्ट से लिया हुआ है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं आपको इजी तरीका बताऊं तो आप एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हो कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 2 तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों तरह के चेंजेस है। बट सिर्फ
देखो यहाँ पे दोनों तरह के चेंजेस है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें हम लोग तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस ही होते हैं, क्वालिटेटिव नहीं होते। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो एग्जाम में। फिर क्वालिटेटिव चेंजेस में क्या देके रखा है कि इसमें ऐसा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाए इंडस्ट्रीज के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नए सीड्स का इनोवेशन किया जाए, नई सिस्टम लाई जाए फार्मिंग के अंदर। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो अपना बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बदलाव आएगा। ठीक है, ये वाला जो कंटेंट है वो भी लिख सकते हो, बट मैंने जो बताया वो आप अच्छे से लिख लेना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया जैसी कंट्री आती है जहां पे ना ही क्वांटिटी अवेलेबल है पूरे लोगों तक, ना ही अच्छी क्वालिटी अवेलेबल है। और बात करूं इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आती है डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, जापान, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज है। तो उसमें वो लोग किस पे फोकस करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस पे ही फोकस करते हैं कि कैसे कंट्री में क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि क्वालिटी तो उनकी ऑलरेडी मेंटेन है। क्लियर? तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। देन है नंबर 34। वैसे बताऊं ना तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। ठीक है, डाइजेस्ट में भी इसी तरह का देके रखा हुआ है। देन नंबर 34 है विच कंट्रीज हैड अ हायर नेशनल इनकम ग्रोथ रेट देन नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका एंड पाकिस्तान इन 2014। तो देखो कुछ कंट्रीज है जैसे नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन लोग का जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना वो स्लो है। ठीक है, एज अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना दोनों का यहाँ पे कंट्रीज पूछा गया है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना दोनों का ग्रोथ रेट इन लोगों से ज्यादा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट हायर है इन सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में, एंड इंडिया को कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली कंट्रियों में इंडिया का नाम आता है। और इंडिया और चाइना दोनों का जो नेशनल इनकम ग्रोथ रेट था वो था 7.3%। ठीक है, ईयर भी लिख लेना, इन 2014 दोनों का सेम था 7.3%, और 7.3% सबसे ज्यादा था और ये सारी कंट्रीज का जो ग्रोथ रेट था ना वो कम था। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पे आपके जो 2 मार्क है ना वो पक्के हो जाएंगे। देन आगे बात करें 35, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन। देखो ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, कोई बात नहीं, वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मॉनेटरिस्ट जो है ना वो इन्फ्लेशन को प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन मानते हैं, और उनके हिसाब से अगर मान लो लोगों के पास जब पैसा आता है, ठीक है, स्टेट में लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोग ज्यादा कमा रहे, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो लोगों के पास पैसा आता है, और जब लोगों के पास पैसा आता है ना तो वो लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है, जरूरत से ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम है तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, एंड अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन स्टेडी लीडिंग टू इंक्रीज इन द प्राइस एंड इन्फ्लेशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो अपने सबके पास पैसा आ गया, ठीक है, सबके पास पैसा है। अब मैं दुकानदार हूं, अगर मान लो आप मेरे पास आते हो तो मेरे को पता है कि आपके पास पैसा है, मैं भी तो प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप आते हो और मैं जो आपको भाव बोलता हूं आप देने को तैयार हो जाते हो। तो हुआ क्या, यहाँ पे सबके पास पैसा आया, दुकानदार को पता चला, सारे दुकानदार, सारे बिजनेसेस को पता चल गया कि सबके पास पैसा है, तो उन्होंने अपने भाव बढ़ा दिए। जब भाव बढ़ाए तो आप लोग तो वही सिचुएशन पे, आपके पास पैसा आया पर आप उतने पैसे में कम चीजें खरीद पाओगे। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि महंगाई बढ़ेगी। और होता क्या है, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है ना तो डेफिनेटली भाव बढ़ता है, प्राइस राइज होती है, जिसको अपने इन्फ्लेशन कहते हैं। और मैचलब क्या कहते हैं, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन। जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो उससे हम कम चीजें खरीद पाते हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि आपके दादा दादी ने कभी ना कभी आपको कहा होगा कि 100 रुपए में हम लोग पूरा घर चलाते थे। इसका मतलब क्या है कि पैसे की तब वैल्यू थी, कम पैसों में ज्यादा चीजें आती थी, बट आज ज्यादा पैसों में कम चीजें आती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन देखने को मिला है। क्लियर? तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट मैचलब ने देके रखा है, एग्जाम में 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना मैचलब। डन। नेक्स्ट है 36, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो फंक्शन ऑफ मनी बताना है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या देके रखा है, तो मनी जो है वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और मनी की वजह से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है ना वो चला गया है। मतलब आपको पता ही था बार्टर सिस्टम के अंदर ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चलता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे को चाहिए व्हीट, ठीक है, पर जो फार्मर है राइस बेचता है, राइस एक्सचेंज करता है, उसको व्हीट नहीं चाहिए। ठीक है, उसको कोई और चीज चाहिए, तो वो तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था। उसको जो चीज चाहिए वो मेरे पास नहीं है, और मेरे को जो चीज चाहिए वो देने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सारी बहुत सी दिक्कतें चलती थी जिसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। और यहाँ पे वही दिया है
फॉर एग्जाम्पल द फार्मर कैन गेट इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट एंड फ्रॉम दैट मनी ही कैन बाय क्लोथ्स, राइस, घी एक्सेट्रा। अब ये क्या है, पैसा आने की वजह से, जैसे मेरे को व्हीट चाहिए, ठीक है, तो मैं पैसा दूंगा, व्हीट ले लूंगा, या तो मान लो मेरे पास व्हीट है, मैंने बेच के पैसा ले लिया और उन पैसों से मैं खरीदूंगा कपड़े, राइस, घी, ये सारी चीजें जो है वो खरीदी जाएगी। तो यहाँ पे पैसों ने क्या क्या काम किया, एक्सचेंज ऑफ मनी, या तो हम कहेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया। देन कोई भी इंडिविजुअल स्पेंड करता है, अपनी प्रेजेंट डिमांड को पूरी करता है और कुछ पैसे बचाता भी है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, जिससे उसकी फ्यूचर नीड्स जो है गुड्स और सर्विस की वो सेटिस्फाई हो। और कोई भी वर्कर जो फैक्ट्री में होता है ना, वो ज्यादा काम करके भी कमा सकता है अपने फ्यूचर नीड्स के लिए। अभी क्यों कुछ नीड्स है, मार्केट में जाके वो खरीदता है, एक्स्ट्रा काम करता है, पैसा इकट्ठा करता है, तो वही कहेंगे कि मनी जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो काम करता है। क्लियर। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999, यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं, इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना, तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ठीक है। अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221, ठीक है। इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX, ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो 37 है, हाउ डिड द वर्ड बैंक ओरिजिनेट। तो ये इसके पीछे की ना एक अच्छी खासी कहानी है, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। बट उससे पहले कुछ कंटेंट देख लेते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ये जो वर्ड है बैंक, वो जुड़ा हुआ है भांडा के साथ। भांडा मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फंड्स, और ये जो भंडोल है ना, वो डिराइव हुआ है भांडा के ऊपर से। मतलब संस्कृत में वर्ड जो है वो भंडोल, उसके ऊपर से भांडा है, और भांडा का मतलब होता है पैसा, कलेक्शन ऑफ मनी या तो कलेक्शन ऑफ फंड, ठीक है। इंग्लिश में जो वर्ड है बैंक, वो ओरिजिनेट हुआ है इटालियन वर्ड बैंका के ऊपर से और फ्रेंच वर्ड बैंक्यू के ऊपर से। और दोनों का ही मतलब पता है क्या होता है, बेंच होता है। बेंच मतलब क्या, क्यों बेंच बोला जाता था? अब क्या था कि पहले के टाइम पे, पुराने दिनों में, ओल्डन डेज के अंदर, जो यूरोप के मनी लेंडर्स हुआ करते थे ना, वो वहां पे बेंच पे कॉइन्स लेके बैठते थे अलग अलग कंट्री के, ठीक है। जैसे स्पेन है, इटली है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के वो लोग कॉइन्स लेके बैठते थे बेंच पे, ठीक है। तो इसी वजह से बेंच पे पैसे का ढगला लेके बैठते थे, हीप ऑफ मनी या तो हीप कह सकते हैं। उसी वजह से हम लोग इसको बैंक वर्ड आया है। एंड बैंक कम इनटू एग्जिस्टेंस विद रिलेट टू कलेक्शन ऑफ मनी, और बैंक को ही हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है, कि पैसा इकट्ठा करना। क्लियर। तो ये पूरी स्टोरी याद रखना यूरोपियन मनी लेंडर वाली, कि वो लोग बेंच पे लेके बैठा करते थे। और ये दो वर्ड याद रखना, बैंका और बैंक्यू। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 38, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो देखो, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है? तो यूजुअली जो सेविंग अकाउंट होता है ना, वो ओपन किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, और कोई भी कस्टमर होता है उसको इंटरेस्ट मिलता है इन डिपॉजिट्स के ऊपर। एंड अपॉन रिक्वायरमेंट कस्टमर्स कैन गेट विथड्रॉ मनी बाय चेक और विड्रॉल स्लिप। तो मतलब ऐसा मैं कह सकता हूं कि सेविंग अकाउंट आप सबका होगा। देखो, आपके पेरेंट्स का, ज्यादातर बच्चे का या उनके पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट होता है, जहां पे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बट आज की डेट में बहुत कम हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, समथिंग 4% जैसा ही है, ठीक है। और अगर मेरे को इसमें से पैसा निकालना है तो मैं अलग अलग तरीके से निकाल सकता हूं। मैं चेक के थ्रू निकाल सकता हूं, विड्रॉल स्लिप के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आज की डेट में तो हम यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं पैसा निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो रिकरिंग
रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट। ये अपने ने सेविंग अकाउंट पढ़ा, अब ये रिकरिंग है। अच्छा, रिकरिंग भी एक सेविंग का ही पार्ट है। अच्छा, ये कंसेप्ट क्या है रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट का वो बताता हूं। तो देखो, रिकरिंग अकाउंट ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे को हर महीने पैसे बचाने हैं, पर मैं बचा नहीं पाता, बड़ी अमाउंट नहीं बचा पाता, थोड़ी थोड़ी तो पड़ी रहती है मेरे पास। तो ऐसी सिचुएशन में मैं रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाऊंगा। मैं बैंक में गया, बैंक वालों को बोला कि आप मेरा रिकरिंग अकाउंट ओपन कर दो। वो बोलेंगे कितनी अमाउंट का, तो मैं बोलूंगा हर महीने 10,000। ठीक है, हर महीने 10,000 में जमा करवाऊंगा और ये चलेगा मेरा 5 साल के लिए। तो 5 साल तक वो अकाउंट में 10,000 हर महीने जुड़ते चले जाएंगे, और जब 5 साल खत्म होंगे उसके बाद मेरे को जो भी मैंने अमाउंट भरी थी वो प्लस इंटरेस्ट सबके साथ पैसा मिलेगा। तो ऐसे ही अकाउंट को रिकरिंग अकाउंट कहते हैं। इसके नाम से आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे मेरे को हर महीने पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अगर मैं कोई महीने भूल गया ना पैसा डिपॉजिट करवाना या रह गया, तो ये लोग चार्ज भी लेते हैं। सो दैट्स व्हाई चार्ज ना भरना पड़े उस डर से मैं टाइम टू टाइम क्या करता हूं, इस अकाउंट में पैसे जमा करा देता हूं। तो जनरली ये उन लोगों के लिए जो पैसा अपना बचा नहीं सकते, बड़ी अमाउंट नहीं बचा सकते, उनके लिए। A recurring account is opened by a person who does not want to save bigger sum of money at a time। मतलब रिकरिंग अकाउंट जो होता है वो ओपन किया जाता है कोई भी पर्सन के द्वारा जो बड़ी अमाउंट नहीं बचा पाता एंड बट वांट टू डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट, और हर महीने वो कुछ छोटी छोटी अमाउंट भर सकता है छोटे अलग अलग पीरियड के दौरान। एंड इन अकाउंट सेविंग ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द एक्यूमुलेटेड मनी। और इंटरेस्ट जो है वो एट द एंड, जब पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, उसके बाद हमको जब निकालेंगे पैसा तब मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे सेविंग का ही ये पार्ट हुआ, सेविंग अकाउंट का ये पार्ट माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें 39, एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच इनकम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो देखो, इनकम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी क्या कहता है कि अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल of per capita consumption expenditure required to ascertain minimum basic needs and services is called poverty line। तो यहाँ पे पहले तो poverty line क्या होता है वो दे के रखा है कि एक ऐसा मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कि हम लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं कोई भी चीज को कंज्यूम करने के पीछे, कोई भी चीज को यूज करने के पीछे, उसको अपने उस लाइन को, उस मिनिमम लेवल को अपने कहते हैं पॉवर्टी लाइन। और all people who has less than required income or spend less than required minimum expenditure are said to be poor। और जो हमने डिसाइड किया है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हर रोज का 100 रुपए या तो महीने का ले लेते हैं, महीने के 2,000 रुपए एक अपने ने लेवल डिसाइड किया कि इतने रुपए से अगर किसी के कम हुआ खर्चा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो वो किस में आएगा, पुअर में आएगा, गरीब लोगों में आएगा। ठीक है? या तो मान लो किसी की महीने की 3,000 से कम इनकम है, तो वो किस में आएगा, पॉवर्टी के अंदर आएगा। तो इसी को ही हम लोग कहेंगे पुअर और पॉवर्टी लाइन। एंड आगे बात करें, इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन कंसीडर द मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है वो मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते हैं, जहां पे मिनिमम कैलोरीज को कंसीडर किया जाता है। अच्छा, कैलोरीज पता ही होगा, अपने ने पढ़ा था कि आईसीएमआर की रिपोर्ट के हिसाब से 2400 कैलोरीज जो है वो रूरल एरियाज में लोगों को मिलनी चाहिए और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस तरह से कैलोरीज कंसीडर किया जाता है कि कितनी कैलोरीज लोगों को मिल रही है एक दिन के अंदर। ठीक है? पर पर्सन पर डे। एंड उसके हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है कि लोगों को खाना मिलता है कि नहीं, उनकी सिचुएशन क्या है फूड की अवेलेबिलिटी की, और इसी वजह से इसको स्टारवेशन कहते हैं। और यही एक इसकी लिमिटेशन है जो इनकम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी में आती है। ठीक है? अब देखो, डाइजेस्ट में ये आंसर देके रखा हुआ है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। एज वेल एज बुक के अंदर भी इतना ही कंटेंट देके रखा है, तो मैंने 4 पॉइंट प्रॉपर तरीके से निकाल लिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ना अतरंगी है, जिसमें आप खुद अपने मन के हिसाब से बना के लिख सकते हो। बस समझ लेना, पॉवर्टी लाइन की एक मीनिंग लिख लेना, पुअर कौन बोला जाता है वो लिख लेना, फिर लिख लेना कि मिनिमम कैलोरीज जो है वो कंसीडर की जाती है इस पॉवर्टी लाइन में, और फिर ये भी बता देना कि ये सिचुएशन बताता है कि फूड मतलब जो खाने पीने का है लोगों को मिल रहा है कि नहीं। तो ये 4 पॉइंट लिख लोगे ना, पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन बात करें आगे नंबर 40, एक्सप्लेन अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, कोई भी पर्सन ईगर होता है काम करने के लिए और वो कैपेबल भी है। ठीक है? कि मार्केट में जो वेज चल रहा है, जो सैलरी चल रही है, उस सैलरी पे वो काम करने को तैयार है, बट उसके बाद भी उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, या तो फिर इस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है? जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड हुआ, अनविलिंग अनएम्प्लॉयड, और उसकी सिचुएशन को अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड क्या होता है?
तो कोई भी पर्सन को काम करने की इच्छा नहीं है, ना ही वो काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, तो उसको हम लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो यहां पे अपने ने दो चीज पढ़ी, एक अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि बंदे को काम करना है पर उसको काम नहीं मिल रहा, उसको अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और दूसरा क्या पढ़ा कि उसको काम करना ही नहीं है तो उसको वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्लियर? Next, number 41. The problem of unemployment is because of the low rate of saving and investment in India. Explain in brief. ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना वो बढ़ी क्यों है? बिकॉज अपनी कंट्री में जो सेविंग का रेट है वो कम है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ी है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें क्या देके रखा है। तो देखो, इंडिया के अंदर प्लानिंग की वजह से अपनी कंट्री की नेशनल इनकम तो बढ़ी है, पर साथ साथ में अपनी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी बढ़ी है और पर कैपिटा इनकम बढ़ने से अब पर कैपिटा इनकम बढ़ तो रहा है, पर पर्सन की इनकम बढ़ रही है, पर कैसे बढ़ रही है? लोअर रेट पे, मतलब कि धीमे 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 पर पर्सन की इनकम बढ़ रही है और नेशनल इनकम स्पीडी से बढ़ रही है पर पर्सन की इनकम एक लोअर रेट से बढ़ रही है। एंड ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से एक्सपेंसेस इन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ बर्डनसम पॉपुलेशन केप्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट अ लो रेट। अब सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, लोगों की इनकम ही कम होगी, तो लोग क्या पैसा सेव कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर सेविंग ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? और अगर लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा, ठीक है, तो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और कोई भी और सेक्टर में पैसा ही नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो लोगों को काम से निकाल देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं हो पाएगी, तो और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई है पर कैपिटा इनकम से, कि लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है, पर पर्सन की इनकम कम होने की वजह से लोग सेविंग जो है वो नहीं कर पा रहे, सेविंग नहीं कर पा रहे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जो अलग अलग सेक्टर्स है उसमें पैसा नहीं आएगा, और उन सेक्टर्स में अगर पैसा नहीं आया तो वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती है। प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोगों को काम से निकाल देते हैं। तो प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वो सबसे बड़ी लो रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वजह से है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें 42, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो इसको ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलो, तो कोई भी पर्सन काम करने को तैयार है करंट वेज रेट पे और उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, पर उसके बावजूद उसको काम नहीं मिलता, ठीक है, डिड नॉट गेट एनी जॉब, तो उसको हम लोग फुल्ली अनएम्प्लॉयड या ओपनली अनएम्प्लॉयड कहेंगे। क्या कहेंगे? फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। और जो फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो आपको ज्यादातर सिटीज में देखने को मिलेगा, शहर में देखने को मिलेगा रेदर देन विलेज। और यहाँ पे कौन से टाइप के लोग होते हैं? तो एजुकेटेड मतलब लेस एजुकेटेड होते हैं, या तो लेस ट्रेन्ड और लेस स्किल्ड पर्संस आपको देखने को मिलेंगे जो फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट में गुजरते हैं। और ये आपको ज्यादातर कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलेगा? ये एमसीक्यूज या 1 मार्क में आ सकता है कि फुल्ली या ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट में 15 to 25 ईयर्स के जो लोग होते हैं ना उसमें ज्यादातर ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको मेजर किया जाता है 3 तरीके से। एक है रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दूसरा है सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, और तीसरा है सेंसस। तो ये 3 तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े आगे नंबर 43 पे, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एसईजेड, व्हेन एंड व्हाट पर्पस वाज इट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो देखो फुल फॉर्म जो है ना एसईजेड का वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब मैं मेरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें क्या देके रखा है। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ना वो ऐसी जगह होती है, टोटल इंडिया के अंदर 8 अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अवेलेबल है, ठीक है, आपके बुक के हिसाब से। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वहां पे अगर कोई अपनी इंडस्ट्री, बिजनेस, फैक्ट्री कुछ भी डालता है ना तो वहां पे उसको टैक्स पे नहीं करना होता। और जनरली इसको शुरू क्यों किया गया था एसईजेड को? कि अपनी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन कंपनियां आए, अपने यहां पे आके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है, उसके लिए एसईजेड को बनाया गया था। अब इसमें क्या देके रखा है देख लेते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स फ्री ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पे जो लॉ होता है ना वो अलग होता है, पूरे देश में रूल अलग है और उस एसईजेड के रूल्स अलग होते हैं। और इंडिया में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 2000 के अंदर, और जिसका मोटिव था कि वो अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट को और अपनी कंट्री में
टैक्स फ्री एनवायरनमेंट डेवलप करे और ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो सके, ठीक है। अपनी कंट्री के जो एक्सपोर्टर है उनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एसईजेड बनाया था जिससे एक्सपोर्टर और ज्यादा एक्सपोर्ट करे, ठीक है। अल्टीमेटली एसईजेड का यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े। फिर नेक्स्ट देखें तो जो टैक्स इंसेंटिव है वो ग्रांटेड किए गए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। टैक्स इंसेंटिव यानी कि कम टैक्स लेना या टैक्स फ्री कर देना, ठीक है, उसको ही अपने एसईजेड कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। देन है नंबर 44, स्टेट द 4 वेज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो देखो 4 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नंबर 1 है थर्मल पावर थ्रू कोल, कोल के थ्रू अपने, जिसको थर्मल पावर कहते हैं। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थ्रू वाटर, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। न्यूक्लियर पावर थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी, और अदर्स में आ जाएगा विंड मिल, बायोगैस, सोलर एनर्जी, ये सारे अदर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो आपको 4 नाम ही याद रखने हैं। देन नंबर 5 है राइट द मेथड ऑफ मेकिंग नीमास्त्र। तो देखो नीमास्त्र को बनाने का तरीका क्या है वो बता देता हूं। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे जिससे आपको 2 मार्क पूरे मिल जाए, ठीक है। अब देखो ये वाला चैप्टर ना आप लोग ऑप्शन में निकाल सकते हो अगर आता है तो, बट अगर मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत से इजी इजी क्वेश्चन है ना वो कर लेना, छोड़ना मत। क्या पता बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो नीमास्त्र कैसे बनता है ये थोड़ा याद करने में आपको मुश्किल होगा, बट याद कर लोगे तो बना बना के भी कुछ भी लिख लेना, कुछ भी मतलब कि इसके रिलेटेड लिख लेना, ठीक है। इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 200 लीटर्स ऑफ वाटर, 200 लीटर पानी को मिक्स करना है 10 लीटर ऑफ काउ यूरिन यानी गौमूत्र के साथ, और 2 kg ऑफ फ्रेश काउ डंग मतलब जो गोबर होता है उसके साथ, प्लस 10 kg ऑफ नीम ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब होता है अपने पता है दातुन करते हैं, तो दातुन में जो पतली आती है ना डंडी जैसी, ठीक है, उसको ही नीम ट्विग्स बोलते हैं, ठीक है। लीव्स और 20 टू 30 kg ऑफ क्रश नीम सीड्स, जो नीम के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, निम्बोड़ी बोलते हैं अपने, शायद गुजराती के अंदर निम्बोड़ी बोलते हैं, उसको भी मिक्स करना है इसके अंदर। कीप दिस मिक्सचर इन द शेड, इसको शेड के अंदर इस मिक्सचर को रखना है जिसकी वजह से सन और हीट डायरेक्ट अफेक्ट ना करे। स्टीर का मतलब होता है हिलाना, इसको अपने क्लॉकवाइज मिक्स करना है, प्रॉपर हिलाना है दिन में 2 बार। एंड आफ्टर 48 आवर्स के बाद इसको क्लोथ के थ्रू मतलब क्लोथ में एकदम फिल्टर करके स्टोर कर लो, और इसको यूज किया जा सकता है 6 महीने तक। एंड इसको हमको हमेशा सनलाइट और बारिश से दूर रखना है जिससे उसको एटमॉस्फेयर जो है वो अफेक्ट ना करे और वो 6 महीने तक अपने उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो ये तरीका है नीमास्त्र को बनाने का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 46, लिस्ट द नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। तो टोटल 7 अलग अलग तरह के आपकी बुक में जो दिया है चैप्टर नंबर 12 में, तो 7 अलग अलग तरह के नेचुरल पेस्टिसाइड्स है। पहला है नीमास्त्र, दूसरा है अग्नि अस्त्र, तीसरा है ब्रह्मास्त्र, चौथा है दशपर्णी अर्क, फिर है सोंथास्त्र, फिर है सोर बटर मिल्क सॉल्यूशन, सप्तधन्या अंकुर अर्क, ठीक है। ये टोटल 7 नाम है, अच्छे अच्छे नाम है, आप लोग याद रख लेना। ये पहले 3-4 तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, ये थोड़ा सप्तधन्या अंकुर अर्क में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में अपने ने सेक्शन सी बहुत अच्छे से समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।